चलो, इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर का आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके दोनों नाम होते हैं, सॉलिड सिलेंडर भी बोल देते हैं, सॉलिड वायर भी बोल देते हैं। अच्छा, हॉलो का क्या निकालेंगे? हॉलो का तो आसान है। इन्फिनिटी लार्ज हॉलो सिलेंडर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आता है जैसे इन्फिनिट लार्ज वायर का आता है। अंदर तो जीरो आता है। किसके लिए बता रहा हूँ मैं? हॉलो के लिए बता रहा हूँ, खाली सिलेंडर के लिए। इन्फिनिटली लार्ज खाली सिलेंडर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है, क्योंकि अंदर अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा क्योंकि खाली है। और बाहर वायर का आता है। अगर हम इसके एक्सिस पे वायर मान लेंगे तो वायर का कितना आता है? 2k λ/r। वही आता है इसका भी। सॉलिड का थोड़ा अच्छा होता है, सॉलिड का हम कर रहे हैं। तो सॉलिड वायर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे मान लेते हैं कि एक वायर है लंबा सा, लेकिन सॉलिड है, अंदर से भी ये भरा हुआ है ना। ठीक है। और ये इनफाइनाइट तो है ही, ये इसकी एक्सिस है। ये भरा हुआ है, अंदर से भी भरा हुआ है। इसकी रेडियस आर है। अच्छा, भरा हुआ है, सॉलिड, तो इसके लिए क्या डिफाइंड होगा? रो डिफाइंड होगा, चार डेंसिटी रो। अब इसमें हमें दोनों के लिए करना है, अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी। तो पहले बाहर के लिए कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है बाहर। उस पॉइंट और ये पॉइंट पी की दूरी है इसके एक्सिस से स्मॉल आर। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सॉलिड सिलेंडर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो सिलेंडर की गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल ही होती है। तो इससे पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे। कैसे? तो पॉइंट पी से पास होती हुई गॉसियन सरफेस हमें बनानी है। एक ऐसा सिलेंडर हमने बना लिया। ये मान लो ये हो गई गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के लिए हमें लिखना पड़ेगा गॉसियन वाला रूल। तो कैसे लिखेंगे रूल? देखो, तो रूल क्या होता है? फाई जो होगा वो होगा, अच्छा, गॉसियन सरफेस की लेंथ मान लो एल है, और इसकी रेडियस तो आपको पता ही है, स्मॉल आर हो जाएगी। फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम जो सरफेस लेते हैं गॉसियन सरफेस, वो कैसी लेते हैं? सिमेट्रिकल लेते हैं। उससे क्या फायदा होता है? सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेने से सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है। तो इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात तो इनफाइनाइट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल परपेंडिकुलर ही आएगा। और हर, अच्छा, एक्सिस से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, आर 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 आर। तो हर पॉइंट पे सेम आएगा, तो हम ई ले लेते हैं। मतलब इसको हम कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे। रही बात डीए की, तो डीए एरिया वेक्टर भी कैसा आएगा? जैसे यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप छोटा सा टुकड़ा लोगे एरिया का, तो सामने की साइड आएगा एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री आएगा। तो इधर का काम तो हो गया, इनटू एरिया अपॉन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई की जगह तो ई ही रहेगा, एरिया। अब आपको बताया मैंने कि जो एरिया रहता है वो किसका रहता है? गॉसियन सरफेस का एरिया रहता है। तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल r इंटू एल बराबर, अब अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? तो अंदर तो ये पूरा अंदर कितना आएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इनफाइनाइट है ना ये सिलेंडर, तो ये वायर तो इनफाइनाइट है, तो लेकिन हमें तो कितना लेना है? केवल जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो इतना चार्ज है बस। तो चार्ज निकाल लेंगे। तो अंदर ठोस सॉलिड भरा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? रो इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई, अच्छा, वॉल्यूम किसका लिखेंगे? गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लिखेंगे कि चार्ज का वॉल्यूम लिखेंगे?
चार्ज का लिखेंगे ना वॉल्यूम, तो क्योंकि चार्ज देखो हमारा टारगेट क्या है, चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर। तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया, चार्ज इतना है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो रो इनटू वॉल्यूम। तो रो इनटू वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देख लो, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ ऐसा लग रही है तो बोल दो। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि एरिया किसका लेना है, यहाँ पे एरिया लेना है गॉसियन सरफेस का, चार्ज कौन सा लेना है, चार्ज केवल वही लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर हो, बस इतना ध्यान रख लोगे आप तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो ये पॉइंट तो किधर हो गया, व्हेन द आर इज ग्रेटर देन आर, पर अभी तो एक और निकालना है, व्हेन आर इज लेस देन आर, मतलब पॉइंट इस बार उसके अंदर होगा। तो ये रहा अपना सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है। अब क्या है, पॉइंट जो है भैया इसके अंदर है, तो पॉइंट भी मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये रहा। तो इस बार जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो पॉइंट पी से बनेगी, अंदर ही बनेगी वो तो गॉसियन सरफेस बना लो इसके अंदर इस तरीके से, ये बन गई गॉसियन सरफेस। अब कितनी भी लंबी ले सकते हो गॉसियन सरफेस को, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से जाती हुई बनेगी जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये रहा स्मॉल आर, ठीक है। तो इस बार जो चार्ज होगा वो केवल कौन सा होगा, अंदर वाला चार्ज, ठीक है। अब करते हैं इसके लिए, हाँ जी, कितना हो जाएगा ई इंटू एरिया, एरिया किसका लेते हैं गॉसियन सरफेस का, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, ये लेंथ है एल, बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वही क्यू इन, तो इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना चार्ज है केवल उसी से मतलब है हमें, तो हम वॉल्यूम इस बार किसका लेंगे, केवल इतने का, क्योंकि इसके अंदर वाले चार्ज से मतलब है। तो हम यहाँ लिखेंगे रो इंटू पाई, इस बार स्मॉल आर का स्क्वायर आएगा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस ये इसके हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, एल से एल गया, ये बन गया रो आर अपॉन 2, ठीक, एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इस तरीके अलग तरीके का हो गया इसका, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक फाइंड नहीं किया था, लेकिन अभी भी मैंने इसमें रो क्या माना है, कांस्टेंट माना है। अब एक सवाल करेंगे जिसमें रो भी वेरिएबल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करूंगा मैं, रो भी वेरिएबल रहेगा रेडियली, रो चेंज होता जाएगा, और कुछ कुछ और कर देंगे उसमें। तो क्या क्या करते हैं देखो, ये क्वेश्चन है, ये एक सॉलिड स्फेयर है लेकिन बीच में से गायब है, सॉलिड है पर इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस हमें दे रखी है, सॉलिड स्फेयर है ना, बट इनर रेडियस आउटर रेडियस मतलब इतना खाली है। तो इसकी इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी, और बीच में से तो भरा हुआ है, मतलब यहाँ चार्ज है। इस तरीके से इतना चार्ज है अंदर खाली है। तो आपको अब अच्छा रो भी वेरिएबल करा दूंगा इसमें, है ना, करा दूं क्या। तो इसका रो कांस्टेंट है, रो है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इनर रेडियस आउटर रेडियस दे रखा है, तो लिख दूं इसके सब, ये है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, शेल बोल देते हैं इसको, है ना, शेल, सॉलिड स्फेयर जिसकी इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं, उन पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक पॉइंट तो मैं यहाँ ले रहा हूँ सबसे अंदर पी, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ एस पी क्यू,
और लास्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ एस। आपको तीनों पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल। शेल क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड स्फीयर, इनर रेडियस आउटर रेडियस है ना, अभी यही बोल रहे थे। शेल तो अपन उसको बोल देते हैं जो हॉलो स्फीयर आता है ना। वैसे इसको भी शेल बोलते हैं ना, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि एक शेल है जिसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, मतलब एक थिक शेल हो गई। चलो खैर निकालो। क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला कि पी क्यू एस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन R is less than A, R is greater than A but less than B and R is greater than B, इस तरीके से पूछा है। चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे पॉइंट, वो पॉइंट जो R is less than A है, मतलब पॉइंट कहाँ पे हो गया, बेसिकली अंदर हो गया किसी पॉइंट, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट P। तो यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस बनाओगे, ये गुलाबी कलर की सरफेस गॉसियन सरफेस रहेगी, है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप E इंटू ए करोगे, कर दो, लेकिन जब आप Q इन लिखोगे जीरो, तो वो हो जाएगा जीरो। जीरो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब पॉइंट जो ए से तो बाहर है पर बी के अंदर है, मतलब एक पॉइंट जो यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बन जाएगी, वो गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी बनेगी, जो उस पॉइंट में से पास हो, ऐसे। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर। अब हमको करना है सवाल, तो क्या लिखेंगे, ई इंटू ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, एरिया किसका लिखते हैं हमेशा, गॉसियन सरफेस का, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्यू इन लिखना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यू इन है क्या। तो क्यू इन केवल इतना चार्ज, देखो पहली बात तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक तो कोई चार्ज है नहीं, सेंटर से लेके इतनी दूरी तक तो कोई चार्ज है नहीं। जो भी चार्ज हमको लेना है वो केवल इतना लेना है, मतलब जो चार्ज हम लेंगे वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो अगर गॉसियन सरफेस ये है तो चार्ज केवल हम इतना सा ही ले पाएंगे इसमें। अब ये चार्ज हमें निकालना है, बस ये टास्क है हमारा कि चार्ज ये वाला निकालना है। तो चार्ज बना देता हूँ मैं, ये चार्ज उस पार्ट का आयतन ये वाला चार्ज हमें लेना है। अब कैसे लेना है वो देखो, मैं तो अलग से निकाल देता हूँ क्यू इन। तो क्यू इन है हमारा रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, जितने पार्ट का हमें चार्ज निकालना है। तो देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई ए क्यूब। ये कौन से पार्ट का आयतन हो गया, जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से आपको शेड किया है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, तो हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब। ये यहाँ पे क्यू इन आ गया इसके लिए। ये क्यू इन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, ये आ गया दूसरे वाले का, व्हेन द पॉइंट इज ना बाहर है ना भीतर है, बीच में है, ए के बाहर है और बी के अंदर है। अब तीसरा तीसरा है जब पॉइंट बाहर हो, एकदम सबसे बाहर। तो सबसे बाहर मान लो कि पॉइंट यहाँ हो गया। तो अब जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो वो बाहर बनेगी इसके, और ये डिस्टेंस सॉरी स्मॉल आर हो जाएगी। अब करेंगे तो अब तो आसान ही है करना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का आएगा एरिया, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप क्यू इन निकालना तो सीख ही गए, रो इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पूरे का ही आ जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा ही गॉसियन सरफेस के अंदर है। लेकिन फिर भी चार्ज तो केवल इतना में ही है, अंदर में तो नहीं है चार्ज, इतना पार्ट तो खाली है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सही आया आपका?
तो ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस r है, और इसमें जो इस बार चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है हर जगह पे, वो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, रो नॉट इंटू आर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस, मतलब रेडियल डायरेक्शन में आर है ये। मतलब जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाओगे तो ये आर की मतलब रेडियस बढ़ाते जाओगे नहीं, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो चार्ज डेंसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। मतलब इसमें बाहर जितना आप दूर जाते जाओगे सेंटर से उतना ज्यादा ज्यादा चार्ज है, मतलब हर जगह पे अलग 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 चार्ज है। तो हम इस बार जब क्यू इन निकाल, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जब बस इनसाइड चार्ज निकालना पड़ेगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली रो इनटू वॉल्यूम नहीं कर सकते क्योंकि इस बार रो कांस्टेंट नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, जहां से जहां तक का हमें चार्ज चाहिएगा, जहां से भी हमें चार्ज चाहिए जहां तक का वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपको करना है सवाल और आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसका रो वेरिएबल है व्हेन r इज लेस देन r एंड r इज ग्रेटर देन r। और साथ में आपको ग्राफ भी, ये तो पहला सवाल हो गया, ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें सारी चीजें देख लेते हैं। और साथ ही में आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, एक ग्राफ बनाना है किसके बीच में, फ्लक्स वर्सेस आर, मतलब सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे फ्लक्स में किस तरीके से परिवर्तन होगा। और तीसरा सवाल है आपके पास, आपको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चेंज होगा। करिए, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चीजें आर लेस देन आर के बारे में। व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, चलिए तो व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो पॉइंट पी यहाँ है, तो गॉसियन सरफेस ये हो गई गुलाबी कलर की है ना, गॉसियन सरफेस, उसके अंदर का चार्ज ये हो गया, ये चीज हो गई लेस देन आर, मतलब लेस देन आर, लेस देन रेडियस है, ये पॉइंट अंदर है और इसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। अब करते हैं इसके लिए, तो सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम, फ्लक्स बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बाकी सारी चीजें तो आराम से हो जाएंगी, बस ये क्यू इन निकालना है, तो क्यू इन में इसका अलग से निकाल देता हूँ, क्यू इन। तो क्यू इन क्या होगा, क्यू इन होगा इसके अंदर जितना भी चार्ज है वो चार्ज हो जाएगा क्यू इन इनसाइड द गॉसियन सरफेस। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक एलिमेंट लेके और उस तरीके से इसको करना पड़ेगा। कैसे, देखो बताता हूँ। अब यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे एक्स पे जाके एक dx थिकनेस का एक स्फीयर बनाएंगे। इस छोटे से स्फीयर पे कितना चार्ज आना चाहिए, इस छोटे से स्फीयर पे चार्ज आना चाहिए रो इनटू वॉल्यूम उसका, ठीक है। तो रो की वैल्यू तो अभी मैं रख दूंगा, पहले वॉल्यूम की वैल्यू रख देता हूँ। वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा एरिया इनटू थिकनेस। तो इस छोटे से जो पतला सा हमने स्फीयर माना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी है एक्स, तो ये हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर। और इसकी थिकनेस कितनी है, dx, हमने x पे जाके dx थिकनेस का, x पे जाके dx थिकनेस का हमने क्या लिया है, एक स्फीयर लिया है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। और रो तो हमें पता ही है, रो नॉट इंटू आर। आर का मतलब क्या है, जितनी दूरी पर आप ले रहे हो, तो यहाँ पे हम कितनी दूरी पर ले रहे हैं, एक्स दूरी पर ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, रो नॉट इंटू एक्स। आर के रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर से डिस्टेंस, कितनी दूरी पर आप स्फीयर ले रहे हो, कितनी दूरी पर जा रहे हो, वहां की क्या चार्ज डेंसिटी बता रहा है ये। तो हमने
देखा कि रेडियस के हिसाब से चेंज हो रही, तो हमने एक्स पे जाके एलिमेंट ले लिया, तो इस पूरे एलिमेंट के लिए चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा रो नॉट इंटू एक्स, ये हो जाएगी चार्ज डेंसिटी, डी भी हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्यू डी क्यू बन जाएगा, मतलब ये छोट उस पतले दुबले चार्ज पर, पतले दुबले स्फेयर पर, जो ग्रीन कलर का स्फेयर है ना पतला दुबला सा, उस पर टोटल चार्ज। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, रो नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा लिमिट में, लिमिट कितनी रखें। तो हमें चार्ज केवल चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर का, ये वाला चार्ज चाहिए। तो इस पे लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके आर तक, क्योंकि यहाँ रेडियस मैक्सिमम कहाँ जा रही है, स्मॉल आर तक। तो यहाँ लिमिट लगेगी 0 से आर तक, ये चार्ज हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, रो नॉट 4 पाई आर की पावर 4/4, 4 से 4 गया तो ये गया रो नॉट पाई आर की पावर 4। ये क्यू इन हो गया इस वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस अपनी जगह पे, जो हम कर रहे थे यहाँ पे। तो फाई की जगह मैंने फाई रखा, क्यू इन कितना हो गया यहाँ से, रो नॉट पाई आर की पावर 4, रो नॉट पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। तो यहाँ पे जो आर है वो वेरिएबल है, और ये किसके लिए है, इनसाइड द स्फीयर के लिए फाई का फॉर्मूला आ गया। अभी ग्राफ बनाएंगे काम आएगा, इसलिए मैंने फाई अलग से निकाल लिया। अब फाई में मैं ई इंटू ए कर दूंगा, ई इंटू एरिया, एरिया गॉसियन सरफेस का आएगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर रो नॉट पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4। तो यहाँ से पाई गया, ई आ गया, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 तो आर स्क्वायर बचा, रो नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इनसाइड द स्फेयर। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें निकाल ली। जब इसका हम अभी बनाएंगे ग्राफ तो काम आएगा ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर इज ग्रेटर देन आर के लिए। तो आर इज ग्रेटर देन आर के लिए करते हैं, तो भाई इस बार जो पॉइंट है वो बाहर है, ठीक है, बाहर मान लेते हैं इस बार पॉइंट। तो इस बार सब कुछ वैसा कि वैसा होगा, बस एक चीज में अंतर आएगा, ये पॉइंट बाहर है। तो यहाँ से हमने गॉसियन सरफेस बनाई तो इस तरीके से बन जाएगी, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी। इस बार भी हम वही सब लिखेंगे, पाई बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अंतर इतना हो जाएगा कि पिछली बार जो क्यू इन, अच्छा क्यू इन का जो एलिमेंट फॉर्मूला बना था वो तो इस बार भी सेम बनेगा क्या, रो इंटू डी वी। तो रो हो गया रो नॉट इंटू एक्स इंटू डी वी हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस इस बार, अच्छा पहले बाहर निकाल लेता हूँ, रो नॉट 4 पाई एक्स क्यूब डी एक्स, देखो सेम आया है यहाँ तक। बस जो लिमिट पहले जीरो से स्मॉल आर रखी थी, क्योंकि हमें चार्ज केवल गॉसियन सरफेस के अंदर तक का ही निकालना था, इसलिए स्मॉल आर ही लिमिट रखी थी। अब हमें गॉसियन सरफेस के अंदर का ही चार्ज निकालना है, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा गोला अंदर आ गया, यानी कि टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज मतलब कैपिटल आर रख देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा रो नॉट 4 पाई कैपिटल आर की पावर 4/4। तो यहाँ से क्यू इन आ गया रो नॉट पाई आर की पावर 4, ठीक। तो क्यू इन यहाँ आ जाएगा रो नॉट पाई आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट ही आ गया, इसमें तो कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो गॉसियन का ही आता है एरिया। ये हो जाएगा रो नॉट पाई आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बार केवल पाई से पाई गया, तो ई आ गया रो नॉट आर की पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/आर स्क्वायर। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बाहर के लिए ये आ गया। तो ये बन गए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने निकाल दिया।
ये हो गया आउटसाइड के लिए, इनसाइड। फर्स्ट सवाल तो हो गया, अब हमें करना है सेकंड सवाल, यही कर देते हैं। सेकंड, इसमें मुझे क्या करना है सेकंड सवाल में, फ्लक्स का और आर का फॉर्मूला निकाल वो ग्राफ बनाना है, फ्लक्स का और आर का, फ्लक्स और आर। तो अगर हम देखें सबसे पहले फ्लक्स पे चलते हैं, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर में फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 आ रही है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, तो उसका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। ये आर की पावर कहाँ तक, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, उसके बाद तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कांस्टेंट ही आ गया, कोई चीज वेरिएबल ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पे ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, और यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, इस तरीके से। और बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ, आर के साथ। तो ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इनसाइड, वो तो आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, मतलब बढ़ेगा। और बाद में जो आया है वो 1/r² आया है, मतलब घटेगा। ठीक है भाई, तो यहां तक बढ़ेगा, उसके बाद घटेगा। इस तरीके से ये हो गया पूरा सवाल। देख लो, कोई डाउट तो पूछ लो। नो डाउट, देखो कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से देखना, एक बार और डाउट आए तो पूछ लेना। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या क्या पढ़ा है पहले वो बताया तो आपको। देखो हमने अभी तक मेनली दो चीज पढ़ी है, एक तो पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड और पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, जैसे मान लो कोई चार्ज है Q1, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक ही चार्ज की जरूरत पड़ती है, KQ1/r²। आप ऐसे निकाल दे तो यहाँ पे दूसरे चार्ज की जरूरत नहीं है, एक ही चार्ज से आ जाता है फील्ड, इसी का फील्ड चारों तरफ होगा। अब दूसरा चार्ज लाया जाएगा, जैसे यहाँ पे चार्ज था Q1, यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पर एक और पॉइंट है, वहां पे अब चार्ज Q2 आ गया। तो बेसिकली फोर्स कितना है, Q इंटू ई। फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। Q कौन सा, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पे अपन फोर्स निकालना चाह रहे हैं Q2 पर, तो यहाँ पे जो Q हो जाएगा वो Q2 हो जाएगा, और Q2 पर Q1 की जगह से फील्ड आ जाएगा KQ1/r²। तो इस तरीके से फोर्स आ जाएगा KQ1Q2/r²। इस तरीके से मतलब फोर्स होता है तो वहां पे दो चार्ज की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही है, उसमें हम दो चीज पढ़ने वाले हैं फिर से। तो देखो हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा है अब तक। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फील्ड था ना, तो फील्ड में आपको केवल एक ही चार्ज की जरूरत पड़ती थी। जैसे मान लो यहाँ पे Q1 है और यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है, तो इस Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, जिसे हम V से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा KQ1/r। अब मान लो यहाँ पे चार्ज Q1 था और डिस्टेंस r पर एक दूसरा चार्ज आ गया Q2, तो इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बेसिकली कितना हो जाएगा, Q इंटू V। अब हमें क्या निकालना है इस पॉइंट पर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो खैर पूरी एक की आती है, मतलब पूरे सिस्टम की आती है, कि इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से, आपस में एक दूसरे के होने की वजह से। तो आप किसी का भी पोटेंशियल लिख लो, किसी का भी चार्ज लिख लो, वैसा भी यहाँ पे भी कर सकते थे।
भाई फोर्स तो यही आना था, दोनों के आपस में इंटरेक्शन की वजह से फोर्स यही आना था। चाहे आप किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते और किसी का भी चार्ज ले लेते, जैसे हमने यहाँ पे चार्ज Q2 का लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लिया है, तब भी यही आया। उल्टा कर देते कि चार्ज तो ये वाला ले लेते Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ले लेते यहाँ पे, तो K Q2 अपॉन R स्क्वायर आता, लेकिन फोर्स तो सेम ही आता। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में भी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तो चार्ज ले लो, दूसरे की वजह से उस पे वहां पे पोटेंशियल लिख लो K Q1 अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन R। ये कैसे आई फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अकेले चार्ज की वजह से आ जाता था, वैसे ही जो पोटेंशियल होता है वो अकेले चार्ज की प्रॉपर्टी है, उसके लिए दूसरे चार्ज का होना जरूरी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरेक्शन की वजह से होगी कि सामने कौन सा चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका साइन कैसा है। ठीक है, चलो। तो ये तो हो गया कंपैरिजन और रिलेशन, जो भी मान लो आप इसमें कि इस तरीके से ये दोनों चलेंगे। जैसे यहाँ पे दो चीज होती थी, वैसे ही यहाँ पे दो चीज है। तो आपको अगर पोटेंशियल पता है किसी पॉइंट पर और उस पॉइंट पर एक और चार्ज आप ले आए हो, तो जो भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल था, दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी बनने वाली है वो Q इंटू वी बनने वाली है। और मेरा एक मकसद ये भी था आपको यहाँ पे समझाने का कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग चीजें हैं। जनरली 11th में हम केवल पोटेंशियल एनर्जी की ही चर्चा करते हैं, पोटेंशियल की चर्चा नहीं करते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन सा होता रहता है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्या होती है डेफिनेशन इसकी और क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, पोटेंशियल। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान रखना पोटेंशियल लिखा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कहाँ से आ रहा है रिलेशन, देखते हैं आपको याद है कुछ बातें। आपको अगर याद हो तो हमने वर्क पर एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि टोटल वर्क डन, जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस वर्क डन बाय ऑल में सारे फोर्सेस आते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, इंटरनल वगैरह सब। बट अभी हम मेनली दो फोर्स ले रहे हैं। सारे फोर्सों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये बहुत बढ़िया चीज है। फिर एक चीज और चलती है साथ में, ये तो हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी याद है आपको क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो तो वो होती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी में, कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली क्या होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वैल्यू, मतलब संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक मान, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, है ना, ये मान रहा हूं मैं, ये जानते हैं। नहीं जानते तो WP का रिवीजन करो एक बार और। ठीक है, अब मैं उस चीज का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं WCF यानी कंजर्वेटिव फोर्स की जगह क्या लिख रहा हूँ, माइनस डेल्टा यू। तो ये क्या बन जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डेल्टा के ई माइनस डेल्टा यू, इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस में डेल्टा यू। ठीक है, ये बन गई, इसको कहते हैं मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें हमें कंजर्वेटिव फोर्सों का वर्क डन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें हम सीधा पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस लिख के भी काम कर सकते हैं। अब ठीक है, तो इसको मैं यही रखता हूँ, इस तरीके से ये बन जाएगी, हो जाएगा काम। ठीक है भैया, ये बस मेरे को यार रिवाइज कराना था, इस बस पुराना, इसलिए मैंने करा दिया। अब आते अपन मेन मुद्दे पे। हम क्या करने निकले थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे, ये बस याद दिलाना था मेरे को ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव मान। ठीक है, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ,
माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज का मतलब जानते हैं, फाइनल स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ मैं ई लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर बराबर कितना हो गया, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम क्या है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डी आर वैक्टर बराबर माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। भाई यहाँ तक भी ठीक है। अब मैं जो चीज करने वाला हूँ देखो, अब यहाँ पे क्यू फालतू पड़ा है, क्यू तो कांस्टेंट टर्म है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इधर ले जाता हूँ, तो इधर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो क्यू इधर चला गया तो कितना आ गया, यू फाइनल डिवाइड बाय क्यू माइनस यू इनिशियल डिवाइड बाय क्यू। ठीक, अब बताओ यू फाइनल डिवाइड बाय क्यू और यू इनिशियल डिवाइड बाय क्यू क्या बन गए। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, जो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, क्यू को इधर ले आओ, यू अपॉन क्यू ही तो पोटेंशियल है। मतलब बेसिकली पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही तो पोटेंशियल है। बस यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर वैक्टर बराबर माइनस ऑफ वी फाइनल वेक्टर, नहीं सॉरी वेक्टर नहीं, क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी वी फाइनल, मैंने वेलोसिटी मन में रह गया, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और आपने ये इक्वेशन सुनी भी होगी, ये इक्वेशन आपने सुनी भी होगी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो कई बार डेल्टा वी भी हम लिख देते हैं या अकेला वी भी लिख देते हैं, बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये आपने गारंटेड सुनी होगी कि v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ये रिलेशन आ गया किस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में v बराबर, तो बेसिकली v नहीं होता है, इसलिए मैं आपको पूरी बात बताई मैंने, बेसिकली डेल्टा v होता है, मतलब ये फाइनल v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है। तो आपको याद ये वाली रखनी है, लिखी हुई वो रहती है नीचे वाली, पर आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि वो है क्या। वो आई कैसे, देखो ऐसे आई, ये माइनस है ना, ये माइनस इधर चला गया, ये v हमने इधर लिख दिया, माइनस ई डॉट डी आर ऐसे आ गया। इस तरीके से ये आई वहीं से ही है जो हमने पढ़ा है, वर्क डन कंजर्वेटिव बराबर ये। तो खैर हमें तो ये याद रखनी, कैसे आई क्या आई वो एक बार ध्यान रख लो बस, ठीक है, जानने के हिसाब से। ठीक, तो मैंने क्या पढ़ा आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको यहाँ बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था क्या नहीं था, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में भी वही है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पोटेंशियल पोटेंशियल जी, बस बीच में रिलेशन बताया। फिर आपको रिलेशन बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस तरीके से निकला। बीच में थोड़ा सा मैंने रिवीजन करवा दिया वर्क और एनर्जी का कि हाँ भाई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे हम, ठीक है। कोई डाउट है क्या, यहाँ तक कुछ चीज समझ में आई नहीं है, ये बस रिवीजन करवाया था मैंने। चलिए तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कई तरह से डेफिनेशन दी जा सकती है, हम सभी देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब ये भाई ठीक है, हाँ बोल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और क्या डेफिनेशन है इसकी, और भी डेफिनेशन क्या, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in shifting a unit test charge from infinity to a point in the surrounding to some other charges whose potential
ओ भाई, इसको समझा दूं क्या? हाँ तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन शिफ्टिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज जरूरी है। यूनिट मतलब एक कूलम आवेश, एक जिसकी इकाई हो, एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में बाह्य बल द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। ठीक ठीक सीधे है, लिख चलो। सकते। हाँ हाँ, थोड़ा सा डायग्राम बना के लिखता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई चार्ज है। अब ये क्या चार्ज है, कितना चार्ज है, हमें नहीं पता है। मान लो है कोई चार्ज Q, ठीक है। और इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से? ये जो Q चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन इसकी ये है कि आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, Q नॉट को हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, कहाँ पे? इस पॉइंट P पर। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा भाई? हम इसको जब लेके आ रहे हैं तो कोई फोर्स तो हमें लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है वो तो इसको धक्का मारेगा, और जब ये चार्ज इसको धक्का मारेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ये चार्ज तो धक्का मारेगा ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ये लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो लेके आए तो कुछ वर्क डन करना पड़ा। किसके द्वारा? इफ एफ एक्सटर्नल के द्वारा कुछ वर्क डन करना पड़ा। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा के ई शुड बी जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल क्या है? इन्फिनिटी की इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। फाइनल क्या है? ये पॉइंट पी। मतलब इनिशियल पॉइंट पर फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सेम रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, मतलब वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या जीरो होना चाहिए? एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब इस पे लगने वाले सभी फोर्स बराबर होंगे। बराबर मतलब जैसे इस पे आगे की तरफ लग रहा है एफ एक्सटर्नल, तो पीछे की तरफ लग रहा है एफ ई, तो दोनों बराबर हुए तो नेट जीरो होगा। तो यहाँ से ये आ गया एफ एक्सटर्नल बराबर एफ ई। तो ये तो हो गया लैंग्वेज में जो डायग्राम बना के मैंने समझाया। इसको मैथमेटिकल लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, और डेल्टा के ई शुड बी जीरो डिवाइडेड बाय Q नॉट, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहा है ना अपन, मतलब पर यूनिट चार्ज, तो इसलिए Q नॉट से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया पोटेंशियल। सही बात है, यही तो था पोटेंशियल भाई। बेसिकली ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, बताओ? ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कंजर्वेटिव। फोर्स तो बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है। तो जितना वर्क डन ये करेगा, अब ला भी इधर रहे हैं, फोर्स एक्सटर्नल भी इधर था, तो ये वाला वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो तो इसकी ये वजह वाला से वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही, बस डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो अगर इसका वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया किस टर्म में? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये किसके टर्म में हो गया भाई? और अगर आप देखो इन दोनों को, अगर इसको और इसको अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है ये? अगर Q नॉट में इधर ले जाऊं तो क्या बन गया? Q नॉट इंटू वी बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये Q नॉट इंटू वी तो पोटेंशियल एनर्जी थी। यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मतलब सब एक ही तो चीज है, उसी से तो ये सब आ रही है। मैंने अभी बताया तो था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू।
ये बताया था ना। यस सर। हाँ सर, कहाँ गया ये ना, कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ डेल्टा यू, वही तो है, ये वही लिखा हुआ है, बस वो देखने का फर्क है बस। तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये जो भी है इसकी डेफिनेशन है। तो एक बार फिर देख लो कि जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, इसलिए जो चार्ज उससे डिवाइड कर दें क्यू नॉट। तो ये हो गया पोटेंशियल किसकी भाषा में, एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन की भाषा में। और अगर आप कर रहे हो इंटरनल फोर्स या फिर बोल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भाषा में, तो बस कुछ निकलना है, या माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सेम ही आएगी वैल्यू, इस तरीके से भी आ जाएगा, ये वैल्यू सेम है, ये और ये सेम है, देखो बराबर लग रहा है तो सेम ही है इसका मतलब। चलो खैर, बट यहां से एक इंपॉर्टेंट बात पता लग गई। अच्छा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये v नहीं होता, ये डेल्टा v ही होता है। लिख अपन v देते हैं इसको, क्यों लिख देते हैं उसका कारण भी बता देता हूँ। उसका कारण ये है, देखो एक्चुअली यहाँ कहाँ से लेके आ रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और इन्फिनिटी को हम बोलते हैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, और वहां पे पोटेंशियल होता है 0। तो ये पॉइंट तो इनिशियल हो गया, ये पॉइंट फाइनल हो गया। तो बेसिकली ये डेल्टा v ही लिखा हुआ है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल का मतलब तो हो गया पॉइंट p, माइनस इनिशियल मतलब हो गया इन्फिनिटी पर पोटेंशियल। तो ये क्या आ गया, vp माइनस इन्फिनिटी पर पोटेंशियल तो 0। तो ये vp हो गया अकेला, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अकेला vp लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है, पॉइंट p पर पोटेंशियल vp। तो अकेला vp नहीं है एक्चुअली, वो डेल्टा है, ये डेल्टा v है ये। पर वो डेल्टा v से vp कैसा हो गया, मैंने आपको नीचे समझा दिया ये, ठीक है सर। क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रहा है ना, वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इसलिए ऐसे। तो इसको हम अलग से, तो हमेशा वो डेल्टा p ही होता है, लेकिन वो इन्फिनिटी से आ रहा है, वहां पे पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ पे क्या ये बात सीखे हम, एक चीज और सीखे कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल बराबर 0, इस तरीके से। ठीक, चलो, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली, लेकिन आप ये जब भी पढ़ो उसके बाद ये जरूर रिवाइज करना जो मैं लिख रहा हूँ, कि इसमें हम सीखे क्या क्या। इसमें हम कुछ बातें सीखे। पहली बात तो हम ये सीखे कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है, और रिलेशन होता है V बराबर U अपॉन Q, ये रिलेशन होता है पोटेंशियल। दूसरी बात हम क्या सीखे, दूसरी बात हम सीखे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, या अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, ये हमेशा ध्यान रखना। कंडीशन क्या है, इफ डेल्टा के ई बराबर 0, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर काइनेटिक में चेंज नहीं हुआ तभी तो फोर्स बराबर है, और फोर्स बराबर है इसलिए वर्क डन बराबर है, बस डायरेक्शन अलग है। तो ये ध्यान रखना है ना। और बोले, आप बोलोगे सर अगर बराबर नहीं हुए तो क्या करना है, तो फिर भाई साहब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स बराबर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, एक सेकेंड, हाँ, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, प्लस डेल्टा के ई, ऐसा हो जाएगा, समझ में। मतलब अगर डेल्टा के ई 0 है तो दोनों का वर्क डन बराबर होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कोई नई चीज है क्या ये, अरे बेटा नई चीज नहीं है, जरा गौर से देख इस चीज को। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, इसको क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा यू। ये
क्या बन गई? वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो लिखी है मैंने, कोई नई चीज थोड़ा ना लिखी है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो लिखी है, अगर ध्यान से देखो तो यही थी ना वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी तो पढ़ाई थी मैंने। देखो मैं फिर से बताता हूँ। यस सर। कहाँ गई? ये रही। आपने बोला था सर हाँ यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने वर्क डन बाय ऑल को हम ये लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर आपने बोला कंजर्वेटिव फोर्स को माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख सकते हैं, तो ये बन गई थी मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम। यही तो है वो, इस यस सर। तरीके से। ठीक है, तो दो बातें तो ये जान ली हमने, ये याद रखनी है। तीसरी बात, अब उनके टर्म में ये तो रिलेशन आ गया कि वर्क डन बाय ई एक्सटर्नली वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा जो लग रहे हैं, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं इसको यहाँ से लिखने वाला हूँ कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये तो यहाँ पे एक फिक्स जनरल केस है कि इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, अगर नहीं लेके आ रहे तब भी ये तो काम करता ही। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू, मतलब जिस चार्ज को आप ला ले जा रहे हो, इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पर यहाँ पे कंडीशन है क्या? इफ डेल्टा के ई बराबर जीरो। भाई ऐसे क्यों लिखा मैंने? भाई साहब अगर आप गौर से देखोगे तो ये माइनस डब्ल्यू ई तो लिखा है, ये मैंने माइनस यस डब्ल्यू सर। ई यही तो है, तो वही लिखा है सेम टू सेम। मैं लिख देता हूँ कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू इंटू बी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात याद रखना आप है ना। ये तीन चार बातें हैं जो यहाँ से सीखने की है, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं ना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जो भी चार्ज वगैरह लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चार्ज चार्ज जो भी चार्ज लिखेंगे, क्यू की वैल्यू डालेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू डालेंगे, जो भी डालेंगे विथ साइन करना है सारा काम, तो आंसर हमेशा सही आएगा। यहाँ पे इस पूरे में जैसे यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखोगे तो अगर पॉजिटिव क्यू है तो पॉजिटिव में रखो, नेगेटिव क्यू है तो नेगेटिव में रखो, सिंपल बात है। तो यहाँ पे सभी चीजें विथ साइन रखनी है, जिसका जो भी चिन्ह हो, है ना, विथ साइन रखनी है, बात ध्यान रखना। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे साइन का मतलब डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि देखो वर्क डन भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर, सब कुछ स्केलर है यहाँ पे। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनमें प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन नहीं होता है। कि हम ऐसा सोचें कि जैसे वेक्टर क्वांटिटीज होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, वहां मैं आपको बोल रहा था कि आप तो बस मैग्नीट्यूड निकाल लिया करो, सबका मैग्नीट्यूड डाल के मैग्नीट्यूड निकाल लिया करो, डायरेक्शन तो अपने मन से डिसाइड कर दिया करो कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा, इस तरीके से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा, माइनस है तो पास, मतलब वहां पे डायरेक्शन हम अपने दिमाग से सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन थोड़ा ना होती है, सब तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ तो प्लस और माइनस का डायरेक्शन नहीं है कि हम दिमाग से सोच लें, यहाँ तो वो वैल्यू ही है। ठीक, जैसे आपको देखो एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता और इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूँ कि बताओ -2 न्यूटन पर कूलाम ज्यादा है कि 2 न्यूटन पर कूलाम? न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर माइनस प्लस लग रहा है तो वो डायरेक्शन बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही हो गए। मतलब यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम ही हो गया, भले से एक +2 एक -2 हो, वो क्या बता रहे हैं? सिर्फ डायरेक्शन, कि भैया एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। लेकिन अगर यही चीज पोटेंशियल में होती, पोटेंशियल, कि भैया एक पोटेंशियल होता -2 वोल्ट और एक पॉइंट का पोटेंशियल होता 2 वोल्ट, तो यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है कौन सा पोटेंशियल कम है? हाँ, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है
और स्केलर क्वांटिटी इसलिए यहाँ का पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा ही मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी है माइनस, तो ये ऐसा साइन आ जाएगा। ठीक है, ये है चक्कर स्केलर और वेक्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे है पॉइंट चार्ज Q और यहाँ से कोई डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पर इस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल लिखा जाता है वो लिखा जाएगा KQ/R। ठीक है, तो पोटेंशियल लिखा जा रहा है ना, ध्यान रखना, ये पोटेंशियल हम लिख रहे हैं, तो ये पॉइंट P पर पोटेंशियल हमने लिखा है। ठीक, तो जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल, फिर लास्ट में हम इसके एग्जांपल करेंगे सबके मिला के एक साथ, पर इसका कर लो अभी एक एक का। जैसे मान लो ये हेक्सागन है, इसके सेंटर पर निकालना है हमें पोटेंशियल। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ 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 पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो सेंटर पर, और सभी की सेंटर से डिस्टेंस है a, तो सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है आपको, कितना होगा। तो कैसे करोगे, पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर, तो आप हर चार्ज की वजह से सेंटर पर KQ/R लगाओगे विथ साइन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा KQ/A, ये दूसरा वाला माइनस था, इसकी हो जाएगा माइनस KQ/A, फिर प्लस KQ/A, फिर प्लस K2Q/A, फिर माइनस माइनस है 2, तो 2 एक साथ ही लिख देता हूँ मैं, माइनस 2KQ/A, इस तरीके से। तो क्या क्या बातें सीखी हमने, क्वेश्चन तो आसान था, पर सीखने वाली बात क्या थी कि देखो यहाँ पे हमने डायरेक्शन का कुछ नहीं सोचा हमने। अगर यहीं पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता तो भैया डायरेक्शन, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से धक्का लगेगा, ये नेगेटिव है तो ऐसे होगा, इसकी वजह से ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर सबका वेक्टर्स हम निकालते हैं। लेकिन पोटेंशियल में हमने क्या किया, डायरेक्टली जिसका जो भी था जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो आंसर कितना आ गया, KQ/A। ठीक है, तो सवाल नहीं कराना था, सवाल बेसिकली ये बताना था कि भैया ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, सीधा जोड़ देना है या घटा देना है। ठीक, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर आर्क। देखो इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं लिखा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज है कि नहीं है, सेम आंसर आएगा। चलिए, तो पहला हम कर लेते हैं, इसमें भी पहला, चलो पहला क्या मतलब, सीधे बनाते हैं रिंग, रिंग नहीं आर्क। तो पहला केस ले लेते हैं इसमें कि जो ये आर्क है इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टोटल चार्ज है Q और रेडियस दे रखा है R। तो इस पॉइंट पर जो कि सेंटर है पर पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या करेंगे भाई, देखो बोलेंगे कि भाई छोटे छोटे पॉइंट की वजह से है ना, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज हम DQ माना, तो DQ की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे, कितना लिखोगे, KdQ/R, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो देखोगे कि K और R तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DQ, इंटीग्रेशन DQ क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज, तो क्या आ जाएगा, KQ/R, सिंपल। क्योंकि डायरेक्शन का तो कोई पंगा है नहीं कि भाई इसकी डायरेक्शन इधर आएगी इधर आएगी, अब डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ जोड़ना है, तो छोटे छोटे चार्जों की वजह से पोटेंशियल जोड़ोगे तो चार्ज जुड़ जाएंगे आपस में, टोटल चार्ज आ जाएगा।
तो यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि चार्ज यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म था। जैसे मैं बता ही देता हूँ ना, एक बार मान लो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि कहीं पे ज्यादा चार्ज है, कहीं पे कम चार्ज है। जैसे यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम चार्ज है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी वो है मान लो लैम्डा नॉट इनटू थीटा के टर्म में, कॉस थीटा वगैरह कुछ दे रखी है कि भाई, और थीटा कैसे दे रखा है, यहाँ से दे रखा है थीटा। इस तरीके से थीटा है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वो बढ़ती या घटती जाएगी, जो भी है, मतलब उस तरीके से दे रखा है। पर होगा क्या, कोई फायदा नहीं है इसका, कितना भी थीटा, कितना भी आप वेरिएशन दे लो, आंसर तो सेम ही आना है। कैसे आना है देखो, कि मान लो यहाँ पे छोटा सा चार्ज डी क्यू है, उस डी क्यू की वजह से आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, के टोटल चार्ज अपॉन आर। हाँ, बस ये जरूर है, आपको टोटल चार्ज जरूर फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ सकता है आपको, है ना। लेकिन अगर टोटल चार्ज दे दिया होता, मान लो इसने बोल दिया ऐसे फैला फोला है सब अलग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन टोटल चार्ज क्यू है, मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मान लो आपको पता होता कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन टोटल चार्ज पता है आपको किस तरीके से, तो आंसर के क्यू अपॉन आर ही होता। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। जैसे अगर ये नहीं दिया होता, मान लो हमें पता है नॉन यूनिफॉर्म है, उसने बोला नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट टोटल चार्ज क्यू है, तो आंसर के क्यू अपॉन आर ही आता। हाँ, अगर टोटल चार्ज नहीं दिया तो हाँ, टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, बट अगर टोटल चार्ज है तब डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, के क्यू अपॉन आर आएगा। चलिए फिर